नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, बदलते पर्यावरण और बदलती जीवन शैली ने हम सब के जीवन को प्रभावित किया है। इसकी वजह से कई नई तरह की बीमारियां और संक्रमण का भी पता चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक विषय जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वही है हमारे कार्यक्रम का आज का विषय। जी हाँ, कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है कोरोना वायरस। चीन से कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत हुई, लेकिन आज विश्व के लगभग 25-26 देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। ये एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। भारत सरकार के द्वारा इससे बचाव के लिए बहुत से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए इस विषय की गंभीरता को समझना आपके और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, क्योंकि ये एक नया विषय है और इसके बारे में अभी हम सब की जानकारी अधूरी है, तो इस विषय पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो हमें फ़ोन ज़रूर करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण क्या है और इसको इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना एक ग्रुप होता है। कोरोना वायरस एक ग्रुप है और जो अभी वर्तमान में जिस कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है, दिसंबर के पहले इस वायरस के बारे में हमें मालूम नहीं था। दिसंबर में चीन में कुछ केसेस ऐसे हुए जिनको बुखार था, गले में दर्द था, खांसी थी और बाद में वो सीरियस होते गए। तब पता चला कि ये एक नया वायरस है जिसके बारे में हम जानते नहीं थे और इस वायरस के लिए न कोई टीका उपलब्ध था और न कोई एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध थी। लिहाजा जो व्यक्ति इससे संक्रमित होते थे उनमें से कुछ तो ठीक हो जाते थे, कुछ माइल्ड मॉडरेट तरीके के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते थे और ठीक हो जाते थे, लेकिन जो गंभीर श्रेणी में पहुंच जाते थे व्यक्ति, उन्हें निमोनिया और शरीर के और अंगों का काम करना बंद होने जैसे सिम्टम आने लगे थे। चूँकि हमारे पास इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं थी और न कोई टीका ऐसा था जिससे हम इसका बचाव कर सके, इसलिए हम लोगों ने पूरे विश्व में ये हुआ कि जो भी इस प्रकार के मरीज हैं वो दूसरे लोगों को संक्रमित न करें और अपना एक आइसोलेटेड उनके लिए व्यवस्था की गई जहाँ पे वो अपना उपचार करें और ठीक हो जाएं। धीमे धीमे इसका मैग्नीट्यूड चाइना में बढ़ता गया। हुआन प्रांत है वहाँ पे, जहाँ पे इसके मरीज बढ़ते गए। तब लोगों ने इसके बारे में और जानने की जब कोशिश की तो शुरुआत में ये अनुमान लगाया कि चमगादड़ों के माध्यम से या सांप के माध्यम से ये बीमारी फैली है, उनके मांस के खाने के माध्यम से बीमारी फैली है। लेकिन जैसे जैसे इससे प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने ये देखा कि जो संक्रमित व्यक्ति है जिसके शरीर में इसके वायरस हैं, जब वो खांसी करता है तो उसके खांसने से हवा में जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अगर किसी अन्य व्यक्ति के सांस के साथ शरीर में चले जाएं या उन ड्रॉपलेट को कोई दूसरे व्यक्ति के हाथ से, मुंह में टच करने से, नाक में टच करने से, आंख में टच करने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर वो प्रवेश कर जाता है तो दूसरे व्यक्ति का भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो धीमे धीमे इसके बारे में और जानकारी बढ़ी, तो अब हम लोगों का ये प्रयास है कि हम इसके सिम्टम्स को समझें, इनके रिस्क फैक्टर को समझें और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है उसको हम इतना इस प्रकार से आइसोलेट करके ट्रीटमेंट दें कि वो स्वस्थ तो हो लेकिन अपने आसपास किसी अन्य व्यक्ति को इसका संक्रमण न दें।
ये देखा गया है कि वायरस के शरीर में प्रवेश करने से 14 दिन के अंदर, वैसे तो जनरली 4-5 दिन के अंदर लक्षण आने लगते हैं, बुखार, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, मुख्य रूप से फेफड़े का इन्फेक्शन जब होता है तो सिम्टम्स उसके बढ़ते हैं। तो जब 14 दिन में इसका संक्रमण हो गया और हमको लक्षण मिल गए, तो हम इसकी जब भी लक्षण मिलते हैं और हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का वुहान के किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट हुआ पिछले 14 दिन के अंदर, या ये व्यक्ति स्वयं वहाँ रहा हो, गया हो वहाँ पे, या चाइना के अन्य प्रदेशों में गया हो। इसके साथ साथ अब जिन कंट्रीज में इसके केसेस निकल रहे हैं, उन कंट्री में भी अगर रहा है व्यक्ति, 6 कंट्री अभी नोटिफाइड हैं, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया और जापान। तो अगर आपकी 14 दिनों के अंदर इन कंट्रीज में यात्रा की हिस्ट्री रही है, या आपको ये मालूम है कि वहाँ से आया हुआ कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आया, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी यात्रा में, तब आप हमारे रडार पे रहते हैं। और आपको स्वयं भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संपर्क आपका हुआ है उस एरिया में या ऐसे प्रभावित व्यक्ति से, तो आप अपनी जांच करवा लें, अपने बारे में सूचना दे दें, जो डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्हें बता दें। वैसे तो हम एयरपोर्ट पे आने वाले यात्रियों से का चेकअप कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या पिछले 14 दिन के अंदर आप चाइना गए हैं या वुहान गए हैं या वुहान के किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। क्योंकि ये भी देखा गया है कि वायरस के शरीर में आने से और उसके लक्षण होने के बीच का जो अंतराल है, मैक्सिमम 14 दिन माना गया है अभी, उस अंतराल में अगर आपको लक्षण नहीं भी हुए तो भी आप दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, यद्यपि बहुत कम, फिर भी इसकी संभावना रहती है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात की कि आप वुहान के संपर्क में रहें, वुहान आए गए हैं, चाइना आए गए हैं, जो 6 देशों का नाम लिया है वहाँ से आए गए हैं। अगर आप उन देशों की यात्रा आपने पिछले 14 दिन के अंदर की है तो आप हमें बता दें। हम निगरानी कर रहे हैं, बॉर्डर पे कर रहे हैं, चेक पोस्ट पे कर रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पे कर रहे हैं, सारे एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट पे हैं उन पे हम निगरानी कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारी निगरानी से कोई छूट जाता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारे रडार पे आए जी। और तो दर्शकों से हम ये कहेंगे कि इन देशों की अगर किसी ने यात्रा की है या इस तरह के किसी व्यक्ति के संपर्क में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक अपना चेकअप जरूर करवा लें। जी डॉक्टर साहब, ग्रेटर नोएडा से सौरभ पाठक जी हमें फोन कर रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए सौरभ जी। थैंक यू मैम। जी मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग एग्स, चिकन या मटन खा रहे हैं, क्या उन्हें यह सब खाने से परहेज करना चाहिए? थैंक यू मैम। जी नहीं, ऐसा परहेज करने का कोई अभी गाइडलाइन न वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से न हमारी तरफ से है। जैसा मैंने बताया, इसका संक्रमण जो मुख्य तरीका है संक्रमण का, वो मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट से होता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति जिसके शरीर में वायरस है, अगर उसमें लक्षण है तो संभावना ज़्यादा होती है, लक्षण नहीं है तो भी 14 दिन की अगर हिस्ट्री है उसकी वुहान में रहने की, चाइना में रहने की, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसे व्यक्ति के खांसने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अमूमन 2 मीटर की दूर तक फैलते हैं। तो अगर एक व्यक्ति संक्रमित है और दूसरे व्यक्ति के शरीर में ड्रॉपलेट के माध्यम से इन्फेक्शन चला गया तो संभावना है। दूसरी संभावना ये होती है कि वो ड्रॉपलेट किसी सरफेस पे गिरे हों, आपके हाथ पे लगे हों, आपके रुमाल पे लगे हों, आपके चश्मे पे लगे हों, मोबाइल पे लगे हों, अगर उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति छूता है और उससे अपने नाक, मुंह, आंख को टच करता है तो वायरस इन माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा और कोई माध्यम अभी नहीं ज्ञात है जिससे ये बीमारी आपको लगेगी जी। तो मांस के खाने से इस बीमारी के होने की संभावना नहीं के बराबर है, और यदि मांस को फिर भी मांस को आप अच्छे तरीके से पका के खाइए। हमारे देश में अभी इस तरीके का कोई खतरा नहीं है जी। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा जी जो हैं बाराबंकी से फोन कर रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको कोरोना वायरस की अगर बीमारी हो गई या होने वाली है तो उसको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कि खुले आसमान में रहना चाहिए कि बंद कमरे में रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। मैंने जो आपको 2 पॉइंट बताएं, आपका एक कांटेक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपका कांटेक्ट रहा है चाइना से
या उन संक्रमित देशों से जहाँ पे इसकी बीमारी कुछ संख्या में ज़्यादा है। अगर ऐसा संपर्क नहीं या ऐसे व्यक्तियों से आपका संपर्क नहीं हुआ तो आप डरें नहीं। इसके सिम्टम्स कॉमन फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए कॉमन फ्लू के मरीजों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका इसका संक्रमण होने का कोई खतरा है, डर है। जो व्यक्ति चाइना से हिस्ट्री लेके आता है कि वो वहाँ रहा है और उससे खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया की शिकायत होती है, हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं ऐसे मरीजों को चिन्हित करके हॉस्पिटल में इनके लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, जिनको हम आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। वहाँ ये व्यवस्था है कि ऐसे मरीज रुकें और जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष कपड़े, मास्क, टोपी, कैप, जूते पहनते हैं। और जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड, अगर हम समझते हैं कि ये संदिग्ध है, इसमें इन्फेक्शन है, तो उस व्यक्ति से हम ये कहते हैं कि आप अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाए रखिए, जिससे आपके बोलने से इन्फेक्शन वातावरण में ना फैले। तो ये दो जरूरी चीज़ें होती हैं। साथ ही आप अपना हाथ बार बार साफ करते रहें, साबुन से धो करके हाथ साफ कर लें। तो बीच में अगर आपके मुंह से आपके हाथ में संक्रमण लग गया है तो वो भी आप पानी से धो करके ख़त्म कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि इसका वायरस शरीर के बाहर कुछ घंटों तक ही जीवित रहता है, इसलिए ये नष्ट हो जाता है और दोबारा संक्रमण नहीं करता है। तो आप सावधानी बरतेंगे, इसमें दोनों लोगों को सावधानी बरतनी है। घर के वो मेंबर जो इसकी देखभाल कर रहे हैं उन्हें भी, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है तो हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकें, जैसे मास्क वगैरह हुआ। और रोगी को मास्क लगा के रखना चाहिए। यदि रोगी अकेला है कमरे में और मास्क लगाने में उसको कुछ दिक्कत होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो 24 घंटे मास्क लगाए रखे। जब हमारा कोई कर्मी ऐसे मरीजों की देखभाल करने के लिए, उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए या नेजोफेरिंजियल सैंपल लेने के लिए, गले से सैंपल लेने के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया करता है, तो भी हमारा कर्मी जो है, हमारा जो मेडिकल पर्सनल है, वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए जो निर्धारित किट है उनका प्रयोग करता है। साबुन से हाथ को धोना, मेडिकेटेड जो हैंड वॉशेज आते हैं या जो आपका हैंड सैनिटाइज़र आता है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, इन सबसे वायरस का नष्ट होने का अच्छा तरीका। मतलब सतर्क रह के हम इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। हाँ। कोरोना वायरस पे अभी हम डॉक्टर साहब से और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अपर निदेशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है कोरोना वायरस संक्रमण के रोगियों की? हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट पे और जो भारत सरकार ने जो हमें सूचना दी है कि इतने व्यक्ति हमारे प्रदेश में आए हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको मॉनिटर पे रखे, हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 1400 लोग एयरपोर्ट और से हमें सूचित हुए हैं जिनकी हम जानकारी रख रहे हैं। और इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम लोगों ने 58,000 लोगों को पूछा है, भाई आप ऐसी जगहों से तो नहीं आए, तो हमें चौकन्ने हैं, एयरपोर्ट पे भी चौकन्ने हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी चौकन्ने हैं। और भारत सरकार जिन व्यक्तियों को लाती है या उनकी जानकारी में आता है कि फलाना व्यक्ति बाहर की यात्रा करके संदिग्ध जगहों से आया है, वो हमें सूचित कर देते हैं। हमारे जनपदों में ऑफिसर्स हैं इसके लिए डेजिग्नेटेड, वो इन व्यक्तियों के बारे में पूछते रहते हैं। हमें हर ऐसे व्यक्ति को 14 दिन तक अपनी निगरानी में रखना पड़ता है। अगर इन 14 दिन के अंदर उनको संक्रमण हो जाता है, लक्षण आ जाते हैं, तो हमें उनके भर्ती करते हैं और उनकी विशेष जांच करवाई जाती है, जो कि KGMC में होती, KGMU लखनऊ में उनकी जांच हो जाती है, खून की जांच और गले के स्वैब की जांच। अभी तक प्रदेश में 90 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें खांसी, जुकाम, सर्दी के लक्षण जिन्होंने प्रदर्शित किए, और उसमें से एक भी व्यक्ति का 79 लोगों की रिपोर्ट आ गई है, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं निकला है। जो 11 रिपोर्ट अभी नहीं आई, वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी और उसके बारे में फिर हमारे पास रिपोर्ट रहेगी। तो अभी प्रदेश में इसका एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला है। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में एक भी व्यक्ति इससे संक्रमित नहीं मिला। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि जानवरों से फैलती है, तो क्या ये मनुष्य से मनुष्य को भी इसका संक्रमण हो सकता है?
फिर से बताना चाहूँगा, पहले जिक्र किया था कि जब चाइना में ये बीमारी फैली तो ये माना गया कि शायद ये बैट्स में थी, चमगादड़ में थी और सांपों के मांस में थी, और इसका उपयोग करने वाले लोगों में ये बीमारी वहाँ से आई। बाद में व्यक्ति से व्यक्ति में फैली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संक्रमित व्यक्ति है जब वो खांसता है तो उसके खांसी में जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, कण निकलते हैं सलाइवा के, उनमें वायरस होता है। और अब मुख्य तौर पे ये व्यक्ति से व्यक्ति में ही फैलता है, लेकिन सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से। चूंकि हमारे प्रदेश में अभी कोई व्यक्ति इससे पॉजिटिव नहीं निकला है तो अभी हम सेफ हैं। अन्यथा डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए जिससे ये बीमारी हमारे पास ना आए। तो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, ये बात सत्य है। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से जयदेवी मिश्रा जी फोन कर रही हैं। जी हेलो। हेलो जी जयदेवी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हम जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी। हमारा पे किसी को कोरोना की बीमारी हो गई तो घर वालों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? जी अच्छी तरीके से इसको समझ लेना चाहिए कि कोरोना की बीमारी अपने आप नहीं होगी जब तक आप चाइना के उस एरिया से नहीं होके आए या चीन से नहीं होके आए हैं और किसी संक्रमित व्यक्ति से वहाँ पे आपका संपर्क नहीं हुआ है, या हिंदुस्तान में भी अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से आपका संपर्क नहीं हुआ तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 केसेस पता चले थे जो केरल में थे, और वो भी अब ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई सूचना लेनी है तो आप अपने जनपद के इसके लिए जो नामित अधिकारी हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। हमें जिस वक्त ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, हम उसको अपनी निगरानी में लेकर के भर्ती कर लेते हैं। हमारे सभी जिलों में इसके लिए वार्ड अलग से बना दिए गए हैं, और बचने के लिए जितने भी इसके उपकरण होते हैं वो सब वहाँ उपलब्ध हैं। तो आप बिल्कुल मत डरिए, कोरोना ऐसे नहीं हो जाएगा आपको जब तक कि आप इससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, जो कि अभी तक हमारी प्रदेश की रिपोर्ट में कहीं से संक्रमण नहीं निकला है। जी बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रदेश जो है अभी इस संक्रमण से अछूता है। और मिशन हेल्थ में अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आप जो पूछना चाहें डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, कन्फर्म्ड रोगी और संदिग्ध रोगी कोरोना वायरस के, इसमें क्या अंतर है? जिस व्यक्ति में ऊपर की जैसी श्रेणी हमने बताई, उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति तब तक है जब तक हम उसकी जांच करके उसके शरीर में वायरस होने की पुष्टि नहीं कर लेते हैं। तो जिसमें व्यक्ति में सिम्टम मिलता है और हिस्ट्री जैसा अभी मैंने आपको बताया था, उस हिस्ट्री के साथ अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो हम संदिग्ध मानते हैं। उनको आइसोलेट करके उनके नाक और थ्रोट का स्वैब लेते हैं और रक्त के 2 नमूने लेते हैं। इनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज देते हैं, KGMC की प्रयोगशाला में। अगर उनके शरीर में वायरस होते हैं तो इन प्रयोगशाला जांच से वो पुष्टि हो जाती है कि है, तब हम उसको पुष्ट रोगी मान लेते हैं। अच्छा। उनके उपचार की पूरी व्यवस्था और उनके आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था और उनके संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों को हम और भी अच्छे तरीके से अपने रडार पे रखते हैं और उनकी निगरानी करते हैं जब तक कि वो ठीक हो करके घर न चले जाए। डॉक्टर साहब, सुषमा जी अलीगढ़ से हमें फोन कर रही हैं। हाँ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी। सुषमा जी अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों है और नया नाम क्या है? साथ ही साथ इंक्यूबेशन पीरियड जानना चाहते हैं कि कितना होता है इसका? कोरोना होता है जैसे सूरज के चारों तरफ एक आभा दिखती है, उसको कोरोना करते हैं। इस वायरस को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस ग्रुप के जितने वायरस होते हैं उनके सरफेस पे कोरोना जैसा दिखता है, इसलिए नाम लिया गया। और इस ग्रुप के वायरस के बारे में, इस खास वायरस के बारे में दिसंबर के पहले नहीं मालूम था। तब इसको दिसंबर में जब इसके केसेस चाइना में निकलने लगे और जांच में पुष्टि हुई कि ये वायरस से बीमारी हो रही है, तब इसको नोवेल कोरोना 2019 का नाम दिया गया। अब एक इंटरनेशनल तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जिसके तहत इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है। तो इस संक्रमण को अब COVID-19 कहा गया है। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पे वायरस जब शरीर में आपके प्रवेश कर गया, उससे लेकर के 4-5 दिन के अंदर लक्षण आने लगते हैं। ये पूरा ड्यूरेशन जो सभी मरीजों में देखा गया तो 4-5 दिन का एवरेज आया, लेकिन 14 दिन तक हम मानते हैं कि इसके लक्षण आने में 14 दिन तक लग सकते हैं।
ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो यदि आपकी यात्रा 14 दिन के पूर्व की हुई है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वायरस से जो संक्रमण होता है उसका इलाज नहीं, वायरस को नहीं रोका जा सकता है। तो कोरोना वायरस के जो संक्रमित व्यक्ति हैं, इनका इलाज किस तरह से किया जाता है? नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि वायरस का इलाज नहीं होता। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल, जैसे HIV का एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल, हेपेटाइटिस C का अवेलेबल है, हर्पीस का अवेलेबल है। लेकिन अभी कोरोना वायरस इतना नया है कि जो उपलब्ध एंटीवायरल मेडिसिन है वो इस पे काम करती हुई नहीं देखी गई हैं। तो हम लार्ज स्केल पे प्रयोग के रूप में मरीजों में इससे, फिर भी अभी इसका जो इलाज किया जाता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट का है। आपको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा, आपके खुराक की और आपके सिम्टोमेटिक, आपके जो तकलीफ हो उसका आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये उम्मीद रखी जाती है कि आपके शरीर में रोग से लड़ने की और रोग को निकाल भगाने की क्षमता होती है। ज्यादातर लोग उससे ठीक हो रहे हैं, ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल एक ये जहां देखिए यही बात कर रहे हैं कि चीन से आए हुए उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें संक्रमण हो सकता है। तो ठीक, आपने सवाल पूछा, चूंकि मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसका वायरस शरीर के बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, कुछ घंटों या कुछ समय तक ही ये जीवित रह सकता है। चीन से आए सामान में जब तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन न हो और उसी व्यक्ति उसी समय जिस समय उसके ऊपर इन्फेक्शन पड़ा है उस समय अगर टच करेंगे तो खतरा हो सकता है। 2-4-6 दिन के बाद आए सामान पे कोई खतरा नहीं है, इसलिए इस डर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये निराधार है जी, ये डर निराधार है जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि ये बताएं कि जैसे सामान्य खांसी जुकाम जो हो जाता है जी और जो इसके वायरस से जो संक्रमण होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कब सतर्क, मान लीजिए कोई वहां से आया भी हुआ हो तो कितने दिन बाद ये लक्षण दिखाई दे तो सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं अब हमें अपनी जांच करा लेनी चाहिए? कांटेक्ट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रभावित एरिया से ट्रैवल की और इससे प्रभावित कंफर्म रोगी के संपर्क में आने की। जब ये चीज मिल जाती है और लक्षण होते हैं तो आपका परीक्षण किया जाता है और हम अपनी निगरानी में रखते हैं। लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। सामान्य फ्लू का अभी हमारे केसेस मिलते ही रहते हैं। ये इनके लक्षण बहुत तीव्र नहीं होते हैं और ये 2-4 दिन के उपचार से ठीक हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें तो जरूर दीजिए। जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है उनके फैलने का, जैसे कोरोना वायरस हुआ और जैसा कि हम लोग अपने प्रदेश में देखते हैं फ्लू, स्वाइन फ्लू, सीजनल फ्लू, ये चूंकि बोलने के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, छींक के माध्यम से, मुंह से निकलने वाले सलाइवा के ड्रॉप्स में होते हैं, ड्रॉपलेट जिन्हें कहते हैं। तो ड्रॉपलेट को रोकने का आपको पूरा करें। इसका जो कफिंग हाइजीन है वो ये कहा गया है कि आप किसी टिश्यू पेपर से अपने मुंह को कवर करें, नाक को कवर करें जिस समय आपको खांसी आ रही हो, खांस रहे हो या छींक रहे हो, और उस टिश्यू पेपर को आप डिस्ट्रॉय कर दें, किसी डस्टबिन में डाल दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसी जगह खांसी मत कीजिए जहां पे लोग आपके आसपास बैठे हों। मतलब ये सामान्य जागरूकता सबको रखनी चाहिए। दूसरी चीज कि आपको हाथ धो लेना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपकी गलती से आपके हाथ में इसका इन्फेक्शन आ गया हो। साबुन से हाथ धो लीजिए या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लीजिए। ऐसा ही आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो आपके संपर्क में आए उन्हें भी करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से जो खांसी के माध्यम से या छींक के माध्यम से फैलती हैं इनसे बच सकते हैं। तो सिर्फ जागरूकता ही हमें हर बीमारी से बचा सकती है और मिशन हेल्थ में अब आ गए हैं हम उस मुकाम पर जहां हम लेंगे चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे जरूरी सावधानी क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल नए संक्रमण के बारे में आज आपने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी और बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फोन किया। नमस्कार।